Happy evening, aspirants. So welcome to the second class on the prelims MCQ techniques. Okay. तो जैसा मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि नॉलेज है ना, नॉलेज चाहिए आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, डेफिनेटली चाहिए, लेकिन यहां से आपको 30 से 35 सवाल ही हल होंगे। बाकी सवालों को हल करने के लिए आपके पास एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो इस पार्ट में हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से देखा था कि सोचने का तरीका क्या होता है। ओके, और यूपीएससी किस तरीके से आपको स्टेटमेंट देगी जो किसी भी किताब में नहीं लिखी है, किसी भी बुक में नहीं लिखी है। ऑलराइट, ऐसा बताया था मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट के माध्यम से। तो सिमिलरली आज उसका सेकंड पार्ट हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे तरह का क्वेश्चन होता है, उसमें हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से यूपीएससी आपको है ना बेवकूफ बनाती है या फिर आपको फंसाने का काम करती है। राइट, चलो तुम्हारा आज भी वही करना है कि स्टेटमेंट कौन से सही है आपने बताना है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आपको सिंपली क्या करना, सही गलत बताना है। बल्कि आज दो स्टेटमेंट का एक युग में लेकर के चलते, एक पेयर लेकर के चलते। ठीक है, राइट। तो सपोज अगर स्टेटमेंट लिखा है अकबर अकबर मुगल बादशाह था। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, गेटिंग इट। अब दूसरा स्टेटमेंट ये है, दिल्ली सल्तनत का महान राजा अकबर हुआ था। अभी रुक जाओ, अभी सही गलत पे नहीं जा रहे हम। ठीक है, अब देखो आंसर में क्या करना है। यहाँ पे आपके सामने आंसर्स के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इन चारों में से कोई एक सही है। आपको सवाल ये है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ए बोलता है कि ओनली है, केवल ए सही है। बी बोलता है कि ओनली 2। सी बोलता है कि बोथ, दोनों के दोनों सही है। और डी बोलता है कि नहीं भाई, दोनों के दोनों गलत है। तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने सवाल होते हैं जिसमें इस तरह की कोड डी होती है, मतलब इन दोनों में कोई एक सही है गलत नहीं है। तो आपका आंसर ऐसे होंगे कि केवल पहला वाला सही है, केवल दूसरा वाला, या दोनों के दोनों सही है, या फिर दोनों के दोनों गलत है। गेटिंग इट। अब दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, अकबर के बारे में थोड़ी सी तो नॉलेज होगी ना आपको। ओके, ये सबसे आसान स्टेटमेंट मैंने लिया ताकि आप स्टार्टिंग अच्छे से कर सको। इसके बाद अभी मैं और टफ क्वेश्चन लूंगा और यूपीएससी के भी क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, बताइए क्या लगता है आपको। ठीक है, बाकी लोग ठीक है। आप लोग किसका वेट कर रहे हो। ठीक है, हाँ जी, सी। ठीक, तो सबसे पहले आपने आंसर दिया था, क्यों ए क्यों है आंसर। बिल्कुल, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी ना। हाँ, बेवकूफो क्या कर रहे हो आप लोग। दिल्ली सल्तनत अलग पीरियड है। दिल्ली सल्तनत आपको बताया गया था ना कि 1206 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था ये, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1526 तक चला। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है ना। उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा की जाती है। राइट, ओके। 1526 में। तो इस दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगा, दोनों नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, जो सही है उसके पास नहीं जाना है, सबसे पहले जो गलत है ना उसके पास जाना है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले गलत को एलिमिनेट करो, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक। तो गलत को एलिमिनेट करो। तो दिल्ली सल्तनत का महान राजा अकबर हुआ था, यह स्टेटमेंट गलत है। तो जहां जहां पे भी सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। आगे समझ में, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। ये सवाल हेल्प करेगा आपको बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब हमारा आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, समझे। अब देखो, अकबर मुगल बादशाह था, बिल्कुल था, ये आपको पता ही है, बेसिक नॉलेज से आ जाता है। राइट, तो ये हो गया रॉन्ग और आंसर आ गया ए। गेटिंग इट, ओके। ये था एलिमिनेशन टेक्निक। चलो इसके ऊपर और कुछ सवाल लेते हैं यूपीएससी के और पीसीएस के, और जिसके थ्रू आपको मदद मिलेगी कि किस तरीके से एग्जाम में आंसर दिया जाता है। चलो दो स्टेटमेंट फिर से आपको, ठीक है।
एक है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा है कोलकाता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। आपके सामने चार चीट कोड है, फिर से ओनली वन, ओनली टू, बोथ इज करेक्ट, ठीक है, या दोनों के दोनों ही गलत है। यस सोनाली। हाँ जी, फर्स्ट, ओके, बी, ओके, बोथ, बोथ क्यों? आपका आंसर बी, आपने क्या बोला था? तुम दोनों गधे हो क्या? यहाँ लिखा है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये सही नहीं है क्या? अरे यार, क्या क्या दिमाग लगा रहे हो ये? बॉम्बे को बॉम्बे बोले या मुंबई बोले, है तो वही ना। अभी आंसर क्या दिया आप लोगों ने? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आपने क्या दिया था? हाँ, दोनों सही है, राइट। और आप पहले क्या दिया था आपने? हाँ जी, और आपने? ओके, सेकंड आपको नहीं पता था कि दिल्ली राजधानी, दिल्ली अंग्रेजों के टाइम पे 1911 में राजधानी बनी है ना, बट उससे पहले राजधानी क्या था? कलकत्ता ही था ना, ठीक। तो ये कुछ ऐसे सवाल है जिसमें हमारा नॉलेज का चेक किया गया है। अगर आपको पता है नॉलेज तब तो ठीक है, कर दोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये सर नो। तो मैं ऐसे स्टेटमेंट ले रहा हूं जहां हमें नहीं पता है, जैसे पिछले क्लास में लिया था, वो स्टेटमेंट हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके यही रहेंगे। आप सवालों के ऊपर आते हैं, ठीक है। नीलगिरी, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में क्या बोलते हैं विकी? ठीक है, नेशनल पार्क ले लो, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, आप इसको राष्ट्रीय उद्यान समझ सकते हो, ठीक है, नेशनल पार्क। हाँ, अभ्यारण्य होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, ठीक है, राइट। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में है। पहली स्टेटमेंट ये है, ठीक है। गेटिंग इट? कहाँ है बिहार? बायोस्फीयर रिजर्व है वो, ठीक है। मतलब जैवमंडल बोलते हैं इसके, जैवमंडलीय क्षेत्र, नीलगिरी जैवमंडलीय क्षेत्र, ओके। तो ऐसे 18 हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है अभी इंडिया में, और 104 के आसपास नेशनल पार्क है, और 650 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट हमारी ये है कि नीलगिरी में कुछ विशेष प्रजातियां, किस चीज की? भालुओं की, ठीक है, भालुओं की कुछ विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इतना डीप में कौन जाता है? नीलगिरी में तो बहुत सारे जानवर होते हैं ना, बट स्टिल अगर स्टेटमेंट हमारे सामने ऐसे लिखता है, ओके, तो दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि नीलगिरी जलमंडलीय क्षेत्र कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। दूसरा है कि नीलगिरी में कुछ विशेष भालुओं की प्रजातियां पाई जाती है। समझे? तो इसमें से क्या सही होगा और क्या गलत होगा? राइट, बताइए। दोनों ही क्या बोल करेक्ट है? ठीक है, बाकी लोग? बी, हाँ जी, हाँ, बी, ठीक है, यस, सब बोल रहे हैं इसलिए बी, ठीक।
तो यहाँ पे जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि देखो ये है ना सबसे आसान स्टेटमेंट है। ये मैं आपको सोच चीट कोर्स बता रहा हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या होता है कि बहुत सारे चीट कोर्स जानना जरूरी होता है। ओके, केवल नॉलेज के दम पे 30 से 35 सवाल ही हो पाएगा। तो सोचने का तरीका आपको ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जाएंगे जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन स्टिल आपको इसको करना पड़ेगा, समझे, तभी आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। तो देखते हैं। तो इसमें से दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसमें एक में नॉलेज चाहिए और एक में सिंपल लॉजिक से हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों ने बी इसका आंसर दिया है ना, तो क्यों दिया है आंसर? हाँ जी, बी क्यों है इसका आंसर, बोलो। हाँ जी, क्या पता नहीं पाई जाती होंगी? दोनों चीजें संभव है ना। हाँ, तो क्यों सेकंड क्यों सही है? कुछ विशेष प्रजाति होंगी ना सर, पूरी प्रजाति की बात नहीं करी, कुछ की बात करिए तो कुछ तो 100% होंगी। 100% हाँ जरूरी नहीं है ऐसा। सर, सेकंड में संभावना बताई गई है और नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। सेकंड में ये है कि स्पेसिफिक नाम नहीं दिया किस प्रजाति में, तो कोई ना कुछ तो हो गया हम्म संभावना वाली तो तमिलनाडु। ठीक। तो जो कि यहाँ पे ना कुछ है, तो कुछ का मतलब क्या है? ये एक प्रोबेबिलिटी संभावना की बात हो रही है। पहली चीज इस वजह से सही होगा। दूसरी चीज क्या, अगर किसी ने रिटर्न में बता रखा है कि नीलगिरी में कोई भालू की प्रजातियां नहीं पाई जाती, तब ये स्टेटमेंट गलत होगा, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ तो किसी ने किया नहीं है ना आज तक। तो जो चीज किसी ने आज तक गलत प्रूव नहीं किया है, मैंने बताया था ये टेक्निक, वो सही है। ऐसे में ये मान के चलने आपको। ओके, ऐसा सोचना शुरू कर दो आज से कि कोई चीज जब तक गलत ना प्रूव हो तब तक वो चीज सही मानी जाएगी। ओके, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से फाइन। चलो, इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ जो बड़े बड़े प्लेयर्स क्यों मारे गए, जो एसएससी की तैयारी करते हैं वो। सर कुछ पार्ट तो अलग केरल में वहाँ पे पेड़ था, कुछ पार्ट थोड़ा हाँ, इन्होंने नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में, बिल्कुल ठीक बात है ना। पहाड़ी क्या है? पहाड़ी ये होता है, ये पहाड़ है, ये तमिलनाडु में आ गया। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये पहाड़ी है। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है जिसके आसपास वाले क्षेत्र, समझे। इसमें बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान भी आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती है, जूस भी आती है। तो वो तीनों राज्यों को कवर करता है। एक्चुअल में जो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु जहां पे तीनों मिलते हैं, वहां पे नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती है, समझ रहे हो। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है कि और बड़ा एरिया, पहाड़ी तो एक किसी एक राज्य में होगी, लेकिन जो एरिया है उसके चारों तरफ का, वो तीनों राज्यों को कवर करता है। समझ पा रहे हो? राइट। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, नॉलेज का भी गेम था, नॉलेज के बाद भी कुछ लोग नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे पहाड़ी नहीं लिखे, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व लिखा है। आगे जो वर्ड लिखा है ना वो सारा मामला गड़बड़ कर देता है। गेटिंग इट? तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1, कालिदास ने हिंदी में अपनी रचनाएं लिखी। पहली स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है, पाली भाषा का विकास 18वीं सदी के बाद हुआ, ठीक है। अभी जानबूझ के स्टेटमेंट आपको दिया गया है, ये मुझे भी नहीं पता, समझ रहे हो। तब भी आपको आंसर देना है, चूज करना है ओनली वन, ओनली टू, बोथ और नन, यानी दोनों में से कोई सही नहीं है। राइट, बताइए। कालिदास ने हिंदी में अपनी रचनाएं लिखी। ओके, दूसरे शब्द में पाली भाषा का विकास 18वीं सदी में हुआ। ओके, इधर से रिव्यू आगे, बोथ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले कितने हैं आंसर? चारों। और टू वाले कितने हैं? एक ही, ठीक है। दोनों गलत है यहाँ पे स्टेटमेंट, राइट।
कालिदास ने संस्कृत में लिखा था या हिंदी में लिखा था? सर उसमें देखिए अपनी रचनाएं सभी रचनाएं बिल्कुल नहीं है सर। हिंदी में क्यों लिखेगा? कालिदास का टाइम पीरियड पता है कब था? 2000 साल पहले था वो। और हिंदी कब आई अपनी? 600-700 साल पहले। एक्चुअल हिंदी तो अभी आई है 100 साल पहले। फिर इतना लॉजिक लगाते कि कालिदास इस टाइम पे पुराने जमाने का आदमी था, ये तो पता था ना, तो हिंदी में लिखेगा। उसकी कोई रचना याद है आपको? कोई भी रचना? अभिज्ञान शकुंतलम नहीं सुने हो? तो शकुंतलम संस्कृत का वर्ड है। मेघदूतम परसों भी लिखवाया था, संस्कृत का वर्ड है ये। स्वप्नवास दत्तम, गेटिंग इट? तो वो संस्कृत था उस जमाने की लैंग्वेज, तो उसमें उसने अपनी भाषाएं लिखी। तो यहाँ पे आपको क्या था, आपको जो रिलेटिव नॉलेज है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट नॉलेज हमें नहीं पता, समझ रहे हो, लेकिन जो रिलेटिव नॉलेज है उसको यूज करना था। अब हिंदी को भूल जाओ, अब बस ये सोचो कि कालिदास का टाइम कब का था, उसने कौन सी किताबें लिखी। ओके, अपने आप समझ में आएगा। नहीं, उस टाइम पे भाषा तो कुछ और थी, आज वाली तो हिंदी थी नहीं। तो आंसर आ गया कि नहीं, स्टेटमेंट गलत है फिर। अब इसमें कोई खोज करके नहीं देगा, क्योंकि खोज वाली बात ही नहीं है। तो अपने रिलेटिव नॉलेज का यूज करो। रिलेटिव नॉलेज का मतलब कोई चीज पक्का आपको नहीं पता है, गेटिंग इट, लेकिन फिर भी आप वहां पे दिमाग लगा रहे हो। कोई नहीं, अभी टफ लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि दिमाग अभी एकदम से नहीं खुला है, समझ रहे हो, धीरे धीरे खुलेगा तब आएगा। दूसरा, पाली भाषा का विकास, इसको किसने करेक्ट किया था? याद है मुझे इसका तो पहले पाली भाषा सर। महात्मा बुद्ध के टाइम पे था। महात्मा बुद्ध ने पाली इसलिए चलाया था ताकि, क्योंकि आम लोगों की भाषा थी। संस्कृत अच्छे लोगों की भाषा थी, ब्राह्मणों की भाषा थी, तो आम लोगों के लिए उन्होंने पाली भाषा। तो पाली भाषा का विकास अभी कैसे हो सकता है 18वीं सदी में? समझे? ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसकी मैक्सिमम रचनाएं संस्कृत में थी। ओके, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज पाली भाषा बहुत प्राचीन काल की भाषा है, महात्मा बुद्ध जैसे लोगों की भाषा रही। ठीक है, हो गया। चलो, स्टेटमेंट नंबर 1 ध्यान से सुनना और समझना है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में पीतल के आभूषण बनते थे, ठीक है, बनते थे। ये स्टेटमेंट है, ठीक है, घबराओ मत, ये नॉलेज की बात नहीं है, समझ रहे हो, ये एप्टीट्यूड की बात है। ये सेकंड स्टेटमेंट, ये विजयनगर साम्राज्य है, वीएन का मतलब विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। अगेन, विजयनगर साम्राज्य भारत के महानतम साम्राज्यों में एक था, ठीक है। अब आपका स्टेटमेंट है आंसर्स के लिए। ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ इज करेक्ट, डी नन मतलब कोई भी सही नहीं है। बताइए, पहले अपना दिमाग लगाओ, समझे, लगाने के बाद ये रिजल्ट आया है। नहीं लगाते तो क्या रिजल्ट आता है? हाँ जी, दे दियो, बताएं मुझे। ओके, तो ऐसा जिसका आंसर ओनली वन है, ओनली टू है जिसका, अच्छा दोनों नहीं है जिसका, ठीक है। ये सोनाली एक्सप्लेन करेगी दोनों क्यों सही है, बताइए। ओके, हाँ जी, आपके क्या लॉजिक रहा? सर ये यही था मेरा। क्या? सर विजयनगर में पीतल के आभूषण, पीतल उस टाइम पे पीतल तांबा जो अब मतलब क्या कहते हैं धातुएं थी, उस टाइम पे फेमस थी और उनके आभूषण पहने जाते थे, तो ये उस टाइम पे बनते होंगे।
और सेकंड विजयनगर साम्राज्य मानतुम साम्राज्य में है। ठीक। ओके, तो देखो ऐसा है ना, किसी बुक में हम पढ़ते नहीं कि वहां पे पीतल था, और अगर किसी बुक में लिखा है तो इसको कौन याद करेगा कि पीतल था कि तांबा था कि कांच थी कि क्या थी, समझ रहे हो? तो सिंपली स्टेटमेंट देखो, सबसे पहले सोचो क्या स्टेटमेंट को हम गलत कर सकते हैं क्या? ओके, ये सोचो, हमें नहीं पता सही है, भैया सोचो गलत कर सकते हैं इसको क्या? तो विजयनगर साम्राज्य में पीतल के आभूषण बनते थे, इसका गलत क्या होगा? नहीं बनते थे। इसके लिए प्रॉपर साक्ष्य चाहिए आपके पास कि नहीं उस टाइम पे होता ही नहीं था ये। भाई विजयनगर साम्राज्य में हजारों घर होंगे, किसी न किसी घर में तो होगा आभूषण, एक व्यक्ति के पास तो होगा ना, राइट? तो इसको हम गलत नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। दूसरा कि महानतम साम्राज्यों में से एक था, तो अगर ये नहीं पता है तब भी ये कैसे सही है? जैसे आपने नहीं पढ़ा है विजयनगर को, नहीं पढ़ा है ना, फिर भी ये क्यों सही है? इसका भी एक टेक्निक है। देखो कभी भी नेशनल चिन्ह, ठीक है, या हमारे फ्रीडम फाइटर्स, समझ रहे हो, या देश की चीजें, इनके बारे में कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं पूछी जाती है। आया समझ में या नहीं आया? इनसे रिलेटेड अगर नेगेटिव स्टेटमेंट अगर आप एग्जाम में देखो, वैसे तो देखोगे नहीं, और अगर फिर भी दिख जाए तो वो गलत होगा, और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वो सही होगा। समझ रहे हो? पॉजिटिव स्टेटमेंट तो मतलब विजयनगर तो इंडिया का साम्राज्य था, हमारा साम्राज्य था, तो महान इसको बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। हो सकता है आपके लिए महान ना हो सकता है मेरे लिए महान हो सकता है ना। जैसे कई लोगों के लिए महाराणा प्रताप महान है, और कई लोगों के लिए अकबर, दोनों एक ही टाइम पर हुए थे, गेटिंग इट? लेकिन दोनों महान है एक्चुअल में, तो ये कैन नॉट से कि नहीं वो महान नहीं था, वो महान नहीं, राइट? ठीक है, एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए, बस अपनी बेसिक दिमाग का यूज करना है, ठीक है? कोई आंसर एक दूसरे को बताएगा नहीं, जब मैं पूछूं तभी आप बताओगे, ठीक है? सबसे पहला आंसर आपके सामने, सबसे पहला स्टेटमेंट आपके सामने, नेपोलियन बोनापार्ट, सिंपली नेपोलियन लिखते हैं, एक व्यक्ति का नाम था जो फ्रांस का राजा हुआ था, नेपोलियन, फ्रांस का राजा था। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है नेपोलियन पॉलिश बोलता था। इन दोनों में कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, और नन, यानी कोई भी नहीं? बताइए। दोनों करेक्ट हैं? क्यों? खुश क्यों? ठीक है, वेरी नाइस, इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, ठीक है। अच्छा पहले वोट कर लेते हैं, बोथ वाले कितने लोग हैं? ओके और ओनली वन वाले आप दोनों? ठीक है, पहले आप बताइए बोथ क्यों आंसर? वो पहला तो ठीक है सर, बता देता हूँ। और ये पुलिस बोलता था, ऐसा तो नहीं लिखा कि कहीं भी बोलता है, कहीं ना कहीं ये लिख पे तो गए ही होगा। फ्रांस की बात तो फ्रेंच है, भारत की बात तो हिंदी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, या मैं जर्मन नहीं बोल सकता, या मैं पोलिश नहीं बोल सकता, चाइनीज नहीं बोल सकता, अरब नहीं बोल सकता, समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगेन जानने की जरूरत नहीं, हमें नहीं पता नेपोलियन को कौन सी भाषा आती है, लेकिन अगर स्टेटमेंट आती है कि नेपोलियन पॉलिश बोलता था, तो भाई बोलता होगा। नेपोलियन पॉलिश नहीं बोलता था ये कहीं पे लिखा नहीं है, नेपोलियन चाइनीज बोलता था, अगर यहाँ पे हिंदी होता तब भी सही होता। नेपोलियन हिंदी बोलता था, बिल्कुल बोलता था, क्योंकि नेपोलियन हिंदी नहीं बोलता ये कौन जानता है, क्योंकि कह सकता है क्या कि नहीं बोलता था। क्या समझ में कुछ दिमाग, राइट? या तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगा इसलिए इसमें फंसेंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा स्टेटमेंट बनाया था, फ्रांस और पोलैंड का, पोलिश पोलैंड की भाषा है, समझ गए? राइट, तो एक ये तरीका था। ओके, इस तरह के सवाल भी बहुत सारे 15 20 25 तो इतने सवाल आ जाते हैं। ओके, चलो
अब जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था आंसर राइटिंग के लिए, उसके ऊपर अब बात करते हैं, ठीक है। कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मैंने जो लास्ट पार्ट आपको बताया था आंसर राइटिंग के अंदर, वो क्या था, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की बात कही गई थी, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी, जब तक आप इसको भर भर के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। तो देखो याद करने का तरीका क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूं आपको। आप भूल जाते हो ना कि 12-13 पॉइंट है, कौन से पॉइंट है, आप नहीं भूलोगे। आप बस जीएस का सिलेबस याद रखो। जीएस का सिलेबस पता है, आज मैं फिर से एक दो बार लिखूंगा तो आपको याद हो जाएगा। जीएस 1 का सिलेबस क्या है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ठीक है, ज्योग्राफी है और सोसाइटी है। ये जीएस 1 का सिलेबस है, आज समझ में। तो अब इससे क्या होगा, अब पर्सपेक्टिव कोई टॉपिक पे लिखना होगा तो हिस्ट्री से हिस्टोरिकल, कल्चरल, ज्योग्राफिकल, सोशल, दैट्स इट। आगे समझ में, इससे आपका सिलेबस भी याद हो गया। तो आप जीएस से जीएस 4 का जो सिलेबस है, बस उसको ध्यान में रखो, आपको पॉइंट्स अपने आप निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस 2 के सिलेबस की। तो जीएसटी के सिलेबस में क्या क्या आता है, पॉलिटी के, पॉलिटी आती है, ठीक है, और गवर्नेंस आता है, और लॉज आते हैं, और आईआर आता है, और सोशल जस्टिस आता है। ये आपका सिलेबस मेंस की याद करवा दूंगा मैं, ये मेंस का सिलेबस है आपका। इसके बाद आपका जीएस 3, ठीक है, इकोनॉमी आती है, इन्वायरमेंट आता है, कल एक पॉइंट हमारा रह गया था टेक्नोलॉजी, ठीक है, और क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है। लिखते जाइए, आपका शॉर्ट में सिलेबस है मेंस एग्जामिनेशन का। सिक्योरिटी आती है और डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। ठीक है, सिमिलरली जीएस 4 में क्या आएगा, यहां पे सिंपली एथिक्स आता है, ठीक है, यानी कि नीति शास्त्र। तो यहीं से आपके सारे डायमेंशंस मिलेंगे। अब बस जीएस मेंस का जो सिलेबस है जीएस का, ऐसे भी इसी तरीके से लिखी जाती है। मैं ऐसे भी बताऊंगा आपको, अलग अलग टाइप होते हैं, तो उसके एक टाइप में ये सारे डायमेंशंस लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस है जीएस का। आगे समझ में आपको, तो अपने को डायमेंशन याद कैसे होंगे, आप बस आपके जीएस का सिलेबस याद कर लेना, कल तक हो जाएगा याद। 5 पॉइंट है ना, लास्ट में देखिए पॉइंट है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है। तो आपने यही एंगल सब में डाल दो, आप समझ गए। अब फॉर द एग्जाम्पल का अभी जो टॉपिक लिया था हमने, उसी टॉपिक को लेते हैं, सो दैट आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। टॉपिक क्या था हमारा, दहेज प्रथा, डॉरी सिस्टम, ठीक है, डॉरी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या है पॉइंट, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री से हम क्या निकालेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप क्या लिखोगे कि दहेज कि अभी से नहीं ली जा रही है, राइट, ये बहुत ही टाइम से, मतलब इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, टाइम इन मेमोरियल, इन मेमोरियल, मतलब वो टाइम जिसको हम याद भी नहीं कर सकते, बहुत पुराने टाइम से, समझे, हम इसको फॉलो करते हैं। तो डॉरी सिस्टम में पहला स्टेटमेंट एक दो यही लिखोगे। ये पुराने प्राचीन काल में भी होता था, आप देखते थे जब राजा लोग भी शादी करते थे तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे को गिफ्ट में दी जाती थी। जैसे सम्राट चंद्रगुप्त ने जब शादी करी थी हेलेन से, हेलेना, ओके, ग्रीस ग्रीस की राजकुमारी थी, ओके, तो बहुत सारे हाथी, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे एरिया उनको दहेज में मिला था, गेटिंग इट। उसके बाद जब आप मगध एम्पायर को पढ़ते हो, अभी क्या मैं आपको सोचने का डायमेंशन बता रहा हूँ, कंटेंट कब आएगा, जब सिलेबस कवर होगा, समझे। अभी मैं डायमेंशन बता रहा हूँ, तो डायमेंशन समझो, बाकी जो कंटेंट है मेरी तरह आप भी जब सिलेबस कवर हो जाएगा तब बताओगे। तो मगध साम्राज्य में भी जैसे कि अकबर ने शादी करी, या मगध मगध के टाइम पे भी जो राजा प्रसेनजीत वगैरह होते थे, उन लोगों ने भी बहुत भर भर के दहेज लिए, दहेज में पूरा का पूरा शहर ले लेते थे। जैसे मुंबई, मुंबई अंग्रेजों को, समझे,
दहेज में मिला था, पुर्तगालियों के पास था वो, तो पुर्तगालियों ने वो चीज दहेज में दिया था अंग्रेजों को, समझी। तो ये सारी चीज आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे अभी, राइट। तो ये आपने 2-3 लाइन 4 लाइन इसमें लिख दिया। अब अगला पॉइंट अपने को समझ नहीं आ रहा है कि दहेज के ऊपर क्या लिखे, तो बस सिलेबस पे जाओ, ये समझ के सिलेबस में सेकंड पार्ट क्या है, कल्चर। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो गया, कल्चरल। तो कल्चरल पॉइंट क्या है, दहेज आज हमारा किसका हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है। दहेज देना और लेना हमारे संस्कृति का पार्ट बन गया है। अब संस्कृति क्या होती है, व्हाट इज संस्कृति, यस, जो शुरू से चलती आ रही है वो संस्कृति है। क्या क्या है संस्कृति, वो है संस्कृति। 100 साल पहले की संस्कृति अलग थी ना, अब आज की संस्कृति अलग है। क्या है संस्कृति, शब्दों से निकाल तो ऐसे कृत्य जो संस्कार से जुड़े हो। मतलब जैसे आपने बोला ना कि 100 साल पहले ना लगते, तो टाइम क्या है, ये बदलते भी रहते। राइट। आप लोगों के आंसर सुनकर मुझे एक है ना एक जोक याद आ गया है, समझे। एक बार क्या था कि एक दादाजी पार्क में बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे यंग कपल्स हैं, समझे, आए हुए पार्क में बैठे हुए हैं। तो दादाजी को थोड़ा परेशानी हुई, तो सोचे भाई कैसा माहौल चल रही है आजकल। तो वहां पे बैठे हुए थे विकी कुमार ठीक है, एक सुंदर कन्या के साथ में। तो दादाजी ने जाकर के विकी को पकड़ा कि बेटे क्या यही हमारी संस्कृति है, समझे। तो इन्होंने पता क्या जवाब दिया कि दादाजी ये आरुषि है, आपकी संस्कृति कहीं और है ऐसा समझ में, राइट। तो संस्कृति का बेसिक मतलब अच्छा सभ्यता, इससे जुड़ा हुआ शब्द है। सभ्यता पता है क्या होता है, सिविलाइजेशन। क्या है सभ्यता, चेंज में बदलाव। सभ्यता बदलाव है। हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं ना, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो कल्चर क्या है, देखिए सिंपल सा, यहाँ पे ना एक टर्म आ रहे हैं, कुछ टर्म आ रहे हैं यहाँ से निकालो। एक आता है टर्म यहाँ पे समाज, ठीक है। दूसरा इसमें टर्म आ रहा है संस्कार। संस्कार का मतलब कल मैंने बताया था हैबिट होता है, एक तो वैल्यूज होता है, एक होता है हैबिट, ठीक है। तो समाज के जो संस्कार, जो हैबिट्स हैं, जो वर्तमान में चल रहे हैं, जो समाज के हिसाब से सही है, जो समाज फॉलो कर रहा है मेजोरिटी में, वो संस्कृति हो गया। गेटिंग इट, ज्यादा सोचना ही नहीं आपने, आसान से आसान बनाओ इसको जितना बना सकते हो, समझिए। तो यहाँ पे सांस्कृतिक आंसर क्या दे सकते हैं, डॉरी आज हमारे समाज का हिस्सा बन गया है कि अच्छा दहेज लेना माना जाता है कि समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, है ना। जो जितना ज्यादा दहेज मिलता है, किसी को बाइक मिला और किसी को कार मिला, तो उसको वाहवाही के नजरों से देखा जाता है कि अरे वाह भाई इसने तो कार ले लिया दहेज में, कितनी बड़ी बात है। गेटिंग। और जिसको कुछ नहीं मिलता है उसको बोलता है कि भाई लड़के में दम नहीं था, कि अगर अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का, अगर वो दहेज के लिए मना कर देता तो समाज उसका मजाक उड़ाता है, बोलता भाई इतना पढ़ने लिखने के बाद भी भाई देखो कोई ना कोई कमी तो रही होगी लड़के में कि दहेज नहीं ली उसने, ओके, बिल्कुल, और नेगेटिव करार कर देती है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। हालांकि ये गलत है, ये समाज की जो हैबिट है वो सबके सब सही नहीं है। सती प्रथा भी समाज की एक संस्कृति थी लेकिन सही नहीं थी, ओके। बाल विवाह भी संस्कृति है लेकिन वो सही नहीं, जरूरी नहीं कि संस्कृति सही हो, ओके। संस्कृति में समय समय पर बदलाव होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑलराइट। तो आपने संस्कृति या सांस्कृतिक विचारधारा के ऊपर 4-5 पॉइंट लिख दिए, एक पैराग्राफ लिख दी, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने क्या बताया, भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल। अब दहेज का ज्योग्राफिकल कारण क्या है, क्या दहेज पूरी दुनिया में लिया जाता है, साउथ में भी चलता है क्या, अमेरिका में भी चलता है क्या, अंग्रेजों की किसी फिल्म में देखा आपने कि दहेज ले रहे हैं शादी में, गिफ्ट देते हैं, सब लोग देते हैं, जनता देती है ना, लड़की के परिवार वाले नहीं देते। फिर तो वहां पे ऐसा क्यों और यहाँ पे ऐसा क्यों, बताइए। हाँ तो वही तो, वो परंपरा दूसरी जगह पे क्यों नहीं है, तो यही आपको बताना है कि जब यूएस में नहीं ले रहे, वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं ले रहे, यूरोप में नहीं ले रहे, ओके, हमारे भारत के कई राज्यों में नहीं ले रहे, तो भाई कुछ राज्यों में ऐसा क्यों है, मेजोरिटी में क्यों है, जब वो बिना दहेज के अच्छे से समाज उनका चल रहा है। साउथ इंडियंस कितने पढ़े लिखे, कितने हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहे हो, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट बन रहे हैं वो लोग, तो भाई हम क्यों ले रहे हैं, समझे।
तो दहेज के बिना तो काम हो सकता है, ये अपने को पता चल रहा है। भौगोलिक का मतलब है कि भूगोल, जगह, अलग अलग जगह का एग्जाम्पल लेकर के समझाओ भैया कि वहां पे वो चीज नहीं हो रही है, यहाँ पे ये चीज हो रही है, क्यों हो रही है ये बता दो। तो वहां अगर बिना दहेज के काम हो सकता है, इतना बढ़िया काम हो सकता है, तो यहाँ भी होना चाहिए, राइट। ठीक। इसी में जीएस1 में एक पार्ट आता है सोशल, सोसाइटी। अब दहेज के सामाजिक कारण क्या है, कल्चर से रिलेटेड ही है ये। तो समाज के हिसाब से अगर आप दहेज लेते हो तो सही हो, और अगर नहीं लेते हो तो लड़के में कोई कमी हो, कोई दिक्कत है, ऐसा समाज मानती है। समाज के हिसाब से अगर आपने दहेज नहीं लिया तो आपके परिवार की इज्जत कम हो जाएगी, है ना, ऐसा समाज में मानते हैं। गेटिंग इट। जैसे कई बार मेरी भी जो मतलब सीनियर सिटीजन उनसे डिस्कशन होता है, गांव वालों से डिस्कशन होता है, तो वो लोग है ना मेरे ऊपर भी कई बार बोलते हैं कि भाई जब आप शादी करेंगे तो भर भर का दहेज मिलेगा, आप इतने काबिल हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। ऑलराइट, मैं उनको विचार जानने की कोशिश करता हूँ। तो उनको लगता है कि भाई अगर दहेज लोग ना तो समाज में एक इज्जत बनती है, एक रुतबा मिलता है, बात होती है कई कई सालों तक कि भाई इस लड़के के दहेज में तो इतना सब कुछ मिला था, समझे, कई कई सालों तक उसकी बात की जाती है। और अगर किसी लड़की ने, किसी बहू ने अगर कम दहेज लाया, मान के चलो परिवार में 2 बहू हैं और एक बहू ने अच्छा दहेज लाया, दहेज तो दोनों ने लाया है, और एक ने कम लाया, तो जिंदगी भर जिसने कम लाए हैं ना उसको ताने सुनने पड़ेगा, और जिंदगी भर उसके घर का काम ज्यादा करना पड़ेगा। ये समाज है, ये सुन लो, गेटिंग इट। तो जिसने ज्यादा पैसा लाया उसको ज्यादा लाड प्यार मिलेगा, परिवार में सभी का सपोर्ट मिलेगा, और जिसने दहेज कम लाया है उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो दैट्स द सोसाइटी, ये समाज की मानसिकता है, रूढ़िवादी मानसिकता, राइट। व्हाट इज द पेन। तो समाज वाले में आपने ये पाठ लिख दिया। चलो अब बताओ आगे क्या है। अब जीएस2 में आ गए हम लोग। जीएस2 में क्या है, पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल एंगल बनाओ, राजनीतिक एंगल बनाओ। अगर ये इतने गलत है तो हमारे नेता लोग भी लेते हैं बहुत सारा दहेज। ओके, दहेज अलग तरीके से लेते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में अथिया शेट्टी की शादी हुई थी और विराट कोहली ने एक कार गिफ्ट किया था, यू रिमेम्बर। वो एक्चुअल में एक दहेज था, पता है आपको। तो सामने से लेंगे तो क्या होगा, सुनील शेट्टी अगर सामने से दहेज देगा तो वो कानून के दायरे में आ जाएगा, लेकिन उसी को ऐसे घुमा के दिया जाए, समझे, कि उन्होंने विराट कोहली को पैसे दिए, विराट कोहली खरीद करके अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पे दे रहा है, तो वो गिफ्ट हो गया। तो ये बड़े लोगों के तरीके हैं ये सरकार से बचने का, और टैक्स भी नहीं लगते। अब कार उन्होंने खरीदी उतने की 55 लाख की अगर कार है तो टैक्स से बच गया, क्यों, क्योंकि गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। अगर आप जाके कार अपने लिए खरीदते तब टैक्स देना पड़ता, लेकिन चूंकि शादी के लिए आपने गिफ्ट के लिए खरीदा है तो टैक्स उस पर लगेगा ही नहीं। तो इस तरीके से वो टैक्स की चोरी करते हैं, गेटिंग इट। तो हमारे नेता लोग भी ऐसा बहुत सारा काम करते हैं। तो इसको रोकते क्यों नहीं है राजनीतिक लेवल पे, या फिर हमारी जो विधानसभा है, हमारी जो संसद है, वो इसको रोकने का काम क्यों नहीं कर रही है। कानून तो बने हुए हैं, कौन सा कानून बना हुआ है, आईपीसी की धारा 498, 498, ठीक है, वो दहेज का प्रतिबंध करता है। सो पॉलिटिकल रीजन हो गया कि कई राज्यों में ये चीज हो रहा है, कई बार कंप्लेंट भी की जाती है, लेकिन बड़े बड़े लोग ही फंसते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन होता नहीं है, क्योंकि एक तो वोट बैंक के चक्कर में कोई नेता इसके ऊपर आवाज नहीं उठाता है, दूसरा इसके ऊपर आवाज उठाने से भी लोग बचना चाहते हैं। संसद में किसी नेता को देखा है आपने ये इस बात पे डिबेट करते हुए कि भाई दहेज को रोका जाना चाहिए, बहुत कम ऐसे होंगे। ज्यादातर लोग क्यों बचेंगे, क्योंकि समाज में सब लोग ले रहे हैं, अब वोट उनका वहीं से आएगा। तो अगर इन्होंने समाज के ऊपर कुछ बोला, दहेज के ऊपर बोला, तो जनता उनको वोट नहीं देगी। तो ये वोट के लालच में करते नहीं है सब काम, ठीक है। चलो इसके बाद अगला क्या था इसी के अंदर, लीगल या लॉ। लॉ से लीगल बनता है, तो लीगल मतलब कानूनी तौर पे ये प्रतिबंधित है 498 आईपीसी की धारा के अंदर, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसके अंदर ये प्रतिबंधित है। इसी में आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब है शासन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। ओके, चलो गवर्नेंस के बाद आप इसमें और क्या बता सकते हो, सोशल जस्टिस सोसाइटी के साथ मर्ज कर सकते हो। हालांकि सोशल जस्टिस पेपर 2 में आता है, ओके। और यहाँ लीगल, लीगल भी जस्टिस से रिलेटेड है, न्याय से संबंधित है, तो इसी में मर्ज हो गए आप। आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, ओके। आईआर के लेवल पे क्या है, तो इंटरनेशनल लेवल पे आप बताओ कि जो डॉरी सिस्टम है दूसरे राज्यों में, दूसरे विदेशों में तो बैन है, ओके। जापान में तो दहेज लेते नहीं है, जबकि वो एशिया का ही एक कंट्री। तो इसके पीछे रीजंस बताने आपको।
या स्पेशली जो मुस्लिम देश है, जहाँ अरबिक देश है, जहाँ पे वहां पे भी दहेज का प्रचलन बहुत ही ज्यादा कम है। ओके, ना के बराबर। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या आप जरा सोचिए। ठीक है, ये एंगल अगर दे सकते हो तो दो। आप इसके पीछे इकोनॉमिक रीजन दो। इकोनॉमिक रीजन तो सबसे बड़ा रीजन है। बताइए आर्थिक रीजन क्यों है, लोग दहेज क्यों लेते हैं? हाँ जी। पता नहीं सर अरे आर्थिक रीजन तो पता है ना क्यों लेते हैं। मैं बोलता हूँ आर्थिक रीजन, आर्थिक में बताओ क्या है अब। क्या बोला सर। बताओ। पता नहीं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। अब देखो कार मांग रहे, कार मांगने का मतलब क्या है कि कार लेने की उनकी खुद की औकात नहीं है। अगर होती तो ले चुके होते कार। यही मतलब है ना इसका, सीधा सीधा सा। अगर तुम एक बाइक भी नहीं ले सकते हो, चौड़ से आके बोल रहे हो कि भाई मैंने शादी में बाइक ली है एकदम पल्सर, राइट? मतलब तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं थी, राइट, कि अपनी पैसों से एक बाइक खरीद सको। सीधा सीधा ये मतलब है। ओके, तो अभी डिबेट में भी एक पॉइंट बोला गया था ना कि लड़की घर छोड़ करके आ रही है तो दहेज लड़की क्यों दे, लड़कों को और देना चाहिए, समझे, भर भर के। तो वहां पे क्या मांगते हैं, वो सोफे मांगते हैं दहेज में। फर्नीचर। है ना? ले सोफे क्यों सोफे नहीं लगा सकते क्या तुम घर में? तुम्हारा लड़का है भाई, लड़का कमाता है तुम्हारा, सोफे भी हम लगा के दें क्या? और अभी अभी कोई डिबेट में बोल रहा था कि लड़की खुद के लिए लाती है सोफा, वो खुद के लिए ला रही है क्या? बाइक वो खुद के लिए ला रही है, खुद चलाएगी ला करके। हाँ, बताइए मुझे। हाँ राइट, और गिफ्ट की आड़ में आजकल क्या हो रहा है कि गिफ्ट मांगते हैं। वो दहेज नहीं बोलते सीधे सीधे, तो सीधा आकर के बोलते हैं कि आप खुशी से दो दे दे। ठीक है। हाँ राइट, ठीक है। इकोनॉमिक रीजन है बेसिकली। ओके, और बेसिकली एक गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी का, और एक अमीर आदमी दूसरा अमीर आदमी का शोषण करता है दहेज के माध्यम से। समझे, उसको पैसे बचाने चाह रहे हैं। कई बार मैं ये देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं ना कि भाई अभी है ना, एक लड़के को आईफोन चाहिए था, कह देंगे, तो उसके घर वाले बोले कि नहीं भाई अभी मत ले, अगले साल तुम्हारी शादी है, दहेज में आ जाएगी, कह देंगे। अब बताओ, ऐसी सोच है लोगों की। अभी घर में फर्नीचर मत डलवाओ, अगले साल लड़के की शादी करेंगे फर्नीचर आ जाएगी। ओके, दिस इज द माइंडसेट ऑफ द जनरल पब्लिक। ओके, जो कि हर तरीके से गलत है ये, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके, तो आज की क्लास के बाद आपको शपथ लेना है कि ना दहेज लेंगे और ना देंगे। और अगर कभी आसपास में अगर किसी को देख लिया आपने तो इसकी कंप्लेन करेंगे। समझ रहे हो, लड़ जाओ, लड़ना जरूरी होता है। कई कई चीजों के लिए मैं घर में लड़ा हूं, समझे, जो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता, राइट? और वो मानते हैं फिर इस बात को, एक पॉइंट के बाद मानेंगे वो, करेंगे। और एक्चुअल में वो इसलिए नहीं चाह रहे, कई परिवार आज के टाइम पे इसलिए दहेज नहीं चाहते क्योंकि उनको सच में जरूरत है सोफे की, बल्कि इसलिए चाहते हैं क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो समाज उनको बहुत सारी बातें सुनाएगा। वो समाज में ना उठते बैठते वहां उनको 10 बातें सुनने को मिलेगी, क्योंकि 10 में से 9 लोग दहेज ले रहे हैं, तुमने ली नहीं है, तो 9 लोग तुम्हारा ही और बहिष्कार करेंगे। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या था हमारा, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल भी ऐड करना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है संविधान में क्या कहा गया है इसको लेकर के, उसकी बात बता दूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कर देना जीएस2 के सिलेबस में, पॉलिटी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। तो अब देखिए संविधान के अंदर आपने बताना है, क्या बताना है कि जरूरी के दहेज के ऊपर सारी बातें कही गई हो, कुछ महिलाओं से रिलेटेड कुछ बातें कही गई है उनकी आप बात कर सकते हो। जैसे कि आर्टिकल 15 सभी लोग बराबर हैं, है ना, सभी लोग इक्वल हैं यहाँ पर। तो भाई आर्टिकल 14 सभी लोग इक्वल हैं, तो क्यों दहेज दे? दहेज का मतलब ऊपर नीचे है। ऑलराइट, चलो पहली चीज ये आ गई। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर बार है ना गलत इसमें लड़कों की ही होती है, या लड़कों की तरफ से होता है। अब लड़के वाले दहेज लेते हैं ये तो सबको हो गए, लेकिन लड़के वाले भी तो गलत काम करते हैं ना। क्या करते हैं वो, उनको दामाद सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, तो क्या ये गलत नहीं है? हाँ, अभी आपने शायद देखा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये समाज बहुत बेरहम है। ओके, पेरेंट्स को हमेशा ना सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए होता है। क्यों क्यों चाहिए होता है, मैं लड़कियों से जानना चाहूंगा, बताइए। आखिर क्या कमी है नॉन सरकारी वालों में?
ये तो गलत सोच, उनकी सोच है ना। ऐसी क्या सिक्योरिटी, आज अगर तुमको जॉब से निकाल दिया जाए तो कल मतलब किसी लायक नहीं हो तुम। भाई दम तब वो होता है ना कि नौकरी को लात मार के अपना एम्पायर खड़ा कर दे कोई। बादशाहत तो इसकी होती है, राइट। ये तो बल्कि और गुलामी वाली बात होगी कि इसको नौकरी से जिस दिन निकाला उस दिन ही खत्म हो गया, कोई औकात ही नहीं उसकी कुछ करने की। अकबर जब राजा बना था तो सब कुछ लूट चुका था वो, समझे। मुगल एम्पायर खत्म हो गया था पूरी तरीके से 1540 में, चौसा के युद्ध के बाद। पता है आपको, अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ है, जब हुमायूं भाग रहे थे यहां से। 15 साल तक भटकते रहे, जैसे जैसे 13 साल की उम्र में आकर के उसने युद्ध लड़ा और मुगल साम्राज्य की प्रॉपर स्थापना करी फिर से। तो भाई कहानियां ऐसी होती हैं, दम ऐसा होता है लड़कों में। लेकिन आपको चाहिए सरकारी नौकर, तो ये भी चीज, ये सोच भी गलत है। तो इसके लिए लड़कियों को आगे आना पड़ेगा। जैसे हम जैसे लड़के हैं जो यंग हैं, सामने आकर के दहेज का विरोध कर रहे हैं, गेटिंग इट, जिनको दहेज अच्छा खासा मिल सकता है। ओके, तो हम रोल मॉडल बनेंगे समाज के लिए। तो वैसे लड़कियों को भी आगे आना पड़ेगा, राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि लड़के में दम होना चाहिए, बस कुछ भी करे लेकिन अपने दम पर करे वो। ओके, तो यहाँ पे दोनों तरफ से नुकसान होता है, और दहेज को बढ़ाने में इसका भी फायदा है। अब जैसे एक सरकारी नौकरी वाला लड़का है, तो उसके सामने है ना 100 रिश्ते आ गए, तो वो कैसे फिल्टर करे? वो फिल्टर ऐसे करेगा 10 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 50 लाख, जिसने हाईएस्ट बोली। नीलामी कहते हैं इसको, नीलामी। ये दहेज नहीं है, समझे, ये नीलामी है लड़के की। और राइट, तो जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई उसके साथ वो बिक गया। यही होता है ना हर जगह पे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। साउथ में तो थोड़ा कम है, बट नॉर्थ इंडिया में इस तरह की मानसिकता है वो। मेरे लड़के ने अपने एम्पायर खड़ा कर दिया, बिजनेस खड़ा कर दिया, उससे मतलब नहीं है। आज भी जब से मैं बिजनेस में आया हूं, अपनी कोचिंग शुरू किया, लोग पूछते हैं भाई सरकारी नौकरी ही करो यार, कहाँ आ गए अब? ठीक है, सीरियसली उसकी बात ही अलग है, राइट। अब उनको क्या समझाया जाए? ओके, अब मेरे को ये भी नहीं बता सकते कि मेरे पास तो दोनों है। ठीक है, ऑलराइट। चलो, तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन वाला। अगला इकोनॉमिक फैक्टर हमने कर लिया। इकोनॉमिक फैक्टर के बाद इन्वायरमेंट, क्या पर्यावरण इसका रीजन है? इसी तरीके से पर्यावरण भी रीजन होता है। कई बार देखो क्या है कि खेती हुई नहीं, कहीं पे कृषि हुई नहीं, अच्छा प्रोडक्शन हुआ नहीं। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? उनको इनकम तो चाहिए ना। तो उनको लगता है कि अगर इस लड़के की शादी करते हैं और अगर सामने वाला परिवार कुछ पैसा दे रहा है, ऑफर कर रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है, शादी कर लेते हैं इनके साथ में। ऐसा होता है एक्चुअल में, समझे। चलो अगला पॉइंट पे आते हैं, इन्वायरमेंट के साथ में सिक्योरिटी। तो यहां पे कौन सी सिक्योरिटी की बात हो रही है? सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी ऐसा मानती है जनता कि अगर दहेज लेते हैं तो थोड़ा सा हमें सामाजिक सुरक्षा मिलता है। जैसा अभी मैंने पहले बताया था कि समाज आपका बहिष्कार करेगा, है ना, अगर आप समाज के हिसाब से नहीं चलोगे तो। आपदाओं वाला बात इन्वायरमेंट में ही कवर हो गया। आप एथिकल एंगल की बात करते हैं। एथिक्स के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से दहेज क्यों सही है या फिर क्यों गलत है? बेसिकली गलत ही है। गलत क्यों है? क्योंकि सामने वाला परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। उन्होंने अपनी प्रिंसेस, अपनी लड़की को भी खोया। नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, ओके। उन्होंने अपनी लड़की को भी खोया, और साथ ही साथ उनके साथ जितनी भी संपत्ति थी, क्योंकि लड़के वाले की डिमांड इतनी ज्यादा होती है और लड़के वाले डरते भी, उनको लगता है कि थोड़ा कम दे दिया। कई बार अगर बोलते हैं ना अपनी मर्जी से दो, तो और खतरनाक है। अगर कम दे दिया तो हो सकता है लड़की के साथ कुछ गलत कर दे, तो वो ज्यादा, फिर यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है ज्यादा की। ज्यादा कितना दे, तो अपने घर बार सब कुछ वो लगा देते हैं। तब भी आकर के, मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त था, आज ही मेरी उनसे बात हो रही थी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में उनकी अभी हाल ही में सरकारी नौकरी हुई। उनकी सबसे बड़ी बहन है, 12 साल पहले शादी हुई थी उनकी, और 12 साल से हर साल लड़ाइयां होती है, हर 6 महीने पे दहेज के लिए। शादी के टाइम पे दहेज तो ली, हर दूसरे साल उनको दहेज अलग से चाहिए, और उसके लिए बहुत परेशान करते हैं लड़की को, समझे, बहुत ज्यादा परेशान करते हो। तो आज तक वो बेचारी परेशान है। हमने ट्राई करी इसको बहुत सारे केस करने की, लेकिन वही है कि जो लड़कियां होती है शादी के बाद फिर अपने परिवार को लेकर के थोड़ा सा, है ना, अलग नहीं होना चाहती। भारतीय जो महिलाएं होती है, उनको लगता है नहीं, पति परमेश्वर है, यही घर है, यही कर्म है। तो इस तरह के विचारधारा की वजह से हम कोई सख्त फैसले नहीं ले पा रहे, नहीं तो हम उनको 2 मिनट में सीधा कर दें, ठीक है। तो कुछ ये कारण भी रहा है, और राइट। चलो, तो और किस तरीके से नैतिक तौर पे दहेज क्यों गलत है? क्योंकि ये सीधे सीधे शोषण है, समझ रहे हो, इसमें कोई बराबरी की बात ही नहीं हो रही।
वैल्यू संस्कारों की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। एक ऐसा संस्कार है कि लड़के वाले सारा पैसा लगाएं, सारा दहेज दें, और लड़के वाले बस मांग करते नहीं। ऑलराइट, तो इस आंसर के हिसाब से मैंने क्या बताया आपको फिर से कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में जब भी आपको आंसर लिखना हो, चाहे वो ऐसे हो या और कुछ, तो आपको इस तरीके से आंसर देना होगा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ में। क्या है अप्रोच? वो यहाँ पे हर जीएस के पेपर में जितने टॉपिक्स है, जितने मेन सब्जेक्ट हैं, उन्हीं का डायमेंशन से उठाओ। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कर दीजिएगा, उन्हीं का डायमेंशन से उठाओ और हर के ऊपर 4 से 5 लाइन लिखना शुरू कर दो। तो अभी डायमेंशन आपको समझ में आ गया। कंटेंट कब समझ में आएगा? जब आप सिलेबस रेडी कर लोगे, गेटिंग इट, तब आपको समझ में आएगा। तो आज का ये टॉपिक था आपका, घर के लिए मैं टॉपिक दे रहा हूं, उसके ऊपर आप फिर हर टॉपिक के ऊपर 4 से 5 लाइन लिख करके लाओगे, इस तरीके से जैसे अभी हमने इस टॉपिक को कवर अप किया। राइट, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है आपका ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा टॉपिक है आपका महिला सशक्तिकरण। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट इसे बोलते हैं। इसके ऊपर सारे डायमेंशंस लेकर के आए, क्यों होना चाहिए हर डायमेंशन के हिसाब से। विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ये आपका होमवर्क है। ऑलराइट, उसको रिटर्न में चेक करवाइए, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसके स्कैन्ड कॉपीज हमें सेंड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर और हमारे मेल के ऊपर। ओके, यू विल गेट द चेक्ड कॉपी विद इन 24 आवर्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।